चलो तो सबसे पहली बात करते हैं आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप से क्या समझ रहे हो तुम लोग? सबसे पहले सिंपल सा समझो, दो चीज है। पहला क्या है? एटॉमिक नंबर, दूसरा है मास नंबर। ठीक है। जब आइसोटोप्स की बात आती है तो यहां पर जो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि जेड, वो क्या होता है? सेम रहता है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो मास नंबर होता है वो क्या करता है? वो डिफरेंट होता है, वो चेंज करता है। ठीक है ना? यहां पर देखो, अगर तुम कार्बन की बात करो तो कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। ठीक है, अगर इन तीनों को हम लोग कंपेयर करें तो कार्बन, इसमें देखो कार्बन 612 में देखो, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन देखिए हम लोग इसमें 612 में, तो प्रोटॉन कितने होंगे? 6। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि इस पर कोई चार्ज है नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस पे 6 होंगे। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन इस पे कितने होंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उस समय क्या मिल जाएगा? 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6। यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों क्या है? सेम है। अब यही हम दूसरे केस की बात कर लें, यहां पर प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। पर अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो वो कितने होंगे? 13 - 6 यानी कि 7। ठीक है, तीसरे केस की बात करो तो यहां पर देखो, प्रोटॉन फिर से कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने, और सॉरी न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है। ठीक है, तो एक चीज तुम लोग समझ सकते हो कि जो भी आइसोटोप्स होंगे, दे जस्ट डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ऑल द आइसोटोप्स डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन ही बोला ना मैंने? हाँ, डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, न्यूट्रॉन का नंबर डिफर होता है। इसका ये मतलब नहीं कि दो अलग अलग एलिमेंट ले लो और उसमें न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, अलग अलग हो, तो वो हमारे आइसोटोप्स हो जाएंगे। नहीं, उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि जेड को सेम होना पड़ेगा। ठीक। हाँ, अरे आइसोटोप्स ही है ना, उसी तो पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो वहां पे न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहने वाला है, सॉरी डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, प्रोटॉन सेम रहने वाले हैं। ठीक, दूसरा केस ले लो, यही सेम केस ऑक्सीजन के साथ भी है। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 816, 817 और 818। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, 11, 12 और 13। इसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं। ठीक है, और प्रोटियम की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटियम में देखो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0। अगर हम प्रोटियम की बात करें तो वहां पे न्यूट्रॉन 0 होंगे। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे ड्यूटेरियम की बात करें तो वहां पे न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1। और अगर हम ट्राइटियम की बात करें तो वहां पे 2। तो ये बात आप लोग को समझने लायक है। ठीक है ना, तो यानी एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, उसका पहला आइसोटोप प्रोटियम। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलो ये हो गया, तो ये बात हम लोग समझ गए। देख लो यहाँ पे लिखा भी हुआ, आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो बस यही चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एटॉमिक वेट तो हम लोग देख चुके हैं इससे पहले भी। ठीक है, पर उसकी कैलकुलेशन को मैं फिर बता देता हूँ। एटॉमिक वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो, एवरेज एटॉमिक वेट जो है, जैसे मान लो अभी हमने बात की ना ऑक्सीजन की, कार्बन की, डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। अब कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो मान लो कार्बन का ही तुमने लिया रैंडम, तो कार्बन क्या होगा? 100%। कार्बन 100% होगा ना अपने आप में। ठीक है, तो ऐसे अगर हम क्लोरीन की बात कर लें तो क्लोरीन के जो है टोटल 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। अगर दोनों का सम अप कर दो तो टोटल 100% क्लोरीन हो जाएगा, जितना भी नेचर में हमारे मिलेगा हमें। ठीक है, तो अगर हम रिलेटिव अबंडेंस की बात करें तो जो क्लोरीन 35 होता है, ठीक है, ये जो है 75% पाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात कर ले क्लोरीन 37 की तो ये 25% पाया जाता है। ठीक है ना? और जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने जाते हैं, यानी जब हम एवरेज निकालने जाते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे जो एवरेज एटॉमिक मास है, यानी आम आदमी पार्टी है, ये कैसे निकलेगी? ये होगा 75 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज द टोटल, इनटू 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100 इनटू 37। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 35.5। ठीक है ना, तो ये इसका एवरेज एटॉमिक मास होता है। ऐसे हम बाकी सारे क्वेश्चंस में भी सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। बस उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रिलेटिव अबंडेंस। क्या पता होना चाहिए?
रिलेटिव अबंडेंस, फिर हम उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल देंगे। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलो ठीक। तो यहां पर आ जाओ, सेम जो मैंने भी करवाया वो यहां पर दिया हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास निकाला है, 35.5 आया है वो। चलो अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे जो है आइसोबार। तो देखो आइसोबार्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोबार्स। हाँ, यहां पर देखो, यहां पर बदलता क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी z क्या होगा, चेंज होगा, पर जो a होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। जैसे हम इसकी बात कर लें, ट्राइटियम की और हीलियम की। ठीक है, ये भी हीलियम का आइसोटोप ही है, देख लो यहाँ पर ध्यान से, हीलियम 2 4 होता है, हीलियम 2 3 है। इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ, इसका एटॉमिक नंबर इसका प्रोटॉन के बराबर होगा। तो एक प्रोटॉन हो गया, कोई चार्ज नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आ रहा है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन हो गया। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, A-Z = 2। ठीक है, तो दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और P+N 3, ये तो हम यहाँ पे देख ही लिए हैं पहले से। अब दूसरे केस में देख लो, यहाँ पर हीलियम लिया हमने, इसका अगर प्रोटॉन निकालना तो इसके एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, दैट इज 2। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सेम 2 होंगे क्योंकि चार्ज नहीं है इस पे। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 3 - 2 यानी कि 1। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया आराम से, कोई दिक्कत। आ जाओ अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यहां पर देखो एटॉमिक नंबर कितना है, शांत, 19 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 19। कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 19। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 40 - 19 बराबर 21, तो ये 21 हो जाएंगे। ठीक है, ये अब इसमें आ जाओ, यहां पर क्या, प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन 20 और न्यूट्रॉन 20। ठीक है, ध्यान से देखो, दोनों का जो ए है, दोनों का जो मास नंबर हो क्या है, सेम है, दैट इज वाई दे बोथ आर आइसोबार्स। ये दोनों आइसोबार्स हैं, यानी ये दोनों आइसोबार्स हैं और ये दोनों आइसोबार्स हैं। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। समझ में आएगा ना कैसे निकालेंगे आइसोबार्स, ये दोनों आइसोबार हैं और ये दोनों आइसोबार हैं। ठीक है, चलो चलो अब आ जाते हैं आइसोडाइफर्स पे। तो आइसोडाइफर्स कुछ नया होगा, आइसोडाइफर समझ में आता है क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंस जहां सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज आर सेम, दे आर नोन एज आइसोडाइफर्स। ठीक है, देखो यहां पर कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन 5, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी 5। ठीक है ना, न्यूट्रॉन कितना, 11 - 5 यानी 6। क्या निकालना हमें, n - p फाइंड आउट करना है। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने 6, प्रोटॉन कितने 5, n - p कितना 1। ठीक है, आ जाओ कार्बन, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, न्यूट्रॉन 13 - 6 बराबर 7। तो n - p क्या हो जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। तो दे बोथ आर आइसो डाइफर्स। कोई दिक्कत, चलो आ जाओ यहां पर आ जाओ, सेम है, प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन भी 7, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 15 - 7 बराबर 8। तो n - p कितना हो जाएगा, 1, n - p 1 हो जाएगा। इस केस में देख लो, 9 9, इलेक्ट्रॉन भी 9, न्यूट्रॉन कितने, 19 - 9 बराबर 10, n - p कितना 1। तो दे आर आइसोडाइफर्स। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो और किसी कोई दिक्कत इसमें आइसोडाइफर्स में। ठीक है, इसको नोट डाउन करते चलो।
अब चलते हैं आइसोटोन्स पे। ठीक है, आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोडाइफर में क्या था, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यानी उसका डिफरेंस क्या था, सेम होना चाहिए था। यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, देखो प्रोटॉन कितना, एक, प्रोटॉन इसमें एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, और न्यूट्रॉन 3 - 1 यानी कि 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलो 2 न्यूट्रॉन है इसमें। यहाँ देखो प्रोटॉन 2, ये अपने आप कैसे सेलेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन 2 और न्यूट्रॉन 2, 4 - 2 यानी 2। तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोटोन्स। यहाँ पर आ जाओ, ये प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन भी 19, न्यूट्रॉन कितने 39 - 19 यानी कि 20। इस केस में देखो कैल्शियम में प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन 20। देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर ये चेंज हो जा रहा है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन 20 और न्यूट्रॉन 20 कैसे, 40 - 20। ठीक है, तो 20 हो गया। तो दोनों न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या है, आइसोटोन्स है। ये दोनों क्या है, आइसोटोन्स है। कोई दिक्कत, किसी के टोन में कोई दिक्कत, लिख लो इसको, दिखाओ जो जो लिख लिया, लो। चलो अगला देख लेते हैं, आ जाओ इधर। अगला है आइसोस्टर। ठीक है, अब आइसोस्टर में क्या होता है, आइसोस्टर में जो दो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके एटम्स का नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है। ध्यान से देखना, आइसोस्टर में क्या है, जितने एटम्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों दो कंपाउंड से हमारे सेम होंगे। देखो ध्यान से, देखो CO2 है, एक और दो, तीन हुए ना, तीन मॉलिक्यूल कैसे हुए, तीन मॉलिक्यूल देखो, कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, ये है ना, यही है ना, एक दो तीन, इसको इस तरीके से, तो ये CO2 हो गया, तीन एटम। इसमें देखो N2O है, यानी NO, ये भी तीन हो गए। तो दोनों में तीन तीन एटम हो गए। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने होंगे, देखो कार्बन की एटॉमिक नंबर 12, 6 6 ना, तो 6 यहां से हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हुआ 8, 8 2 जा 16, तो टोटल 22 हो गए। इस केस में देखो नाइट्रोजन का कितना 7, 7 दूनी 14, 14 8 22। तो ये क्या हो गया, ये दोनों आइसोस्टर्स हो गए। कोई दिक्कत में, इस केस में बताओ, इस केस में, इस केस में भी देखो ध्यान से, CaO है, Ca और O यानी कि दो एटम। आ रहा है समझ में, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो। KF में देखो एटम दो हुए, एक K और एक F, दो एटम हुए ना इसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो, कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन 20, और ऑक्सीजन में 8, टोटल 28। यहां पे देख लो पोटेशियम में कितने, और फ्लोरीन में टोटल 28। तो दे आर आइसोस्टर्स। ठीक है ना, समझ में आ गया आइसोस्टर। और इससे पहले क्या पढ़ा, आइसोडाइफर्स और आइसोटोप्स। ठीक है चलो।
टोन्स, टोस्ट भी तो पढ़ लिया ना। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे चलते हैं। हाँ रुका हुआ मैं। तुम लोग बहुत बात करते हो तुम दोनों, वो दोनों बहुत बात करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे अगर हम Cl माइनस की बात करें, Cl माइनस को क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन की अगर हम बात कर लें तो क्लोरीन देखो, यानी नॉर्मल क्लोरीन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो क्या बनाया, Cl माइनस बनाया है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, +1 बराबर 18। तो Cl माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो आर्गन को देखो, आर्गन का एटॉमिक नंबर ही 18 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 18, तो ये दोनों क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब H2O की बात करते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने, एक, एक, दो के पास दो, दो के पास दो हो गए, और ऑक्सीजन के पास 8, टोटल 10 हो गए। NH3 के पास देख लो, नाइट्रोजन के पास 7, हाइड्रोजन के पास एक इंटू 3 बराबर 10, 3 इंटू 1, अच्छा ठीक। BF3 में ले लो, बोरॉन में 5, ये फ्लोरीन में, 9, ठीक है 3, 32, और SO2 में, सल्फर में 16, ऑक्सीजन में 8 इंटू 2 यानी 32। तो ये हो गए हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है ना, इसको लिख लो। चलो अब कुछ गोल्डन की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, शांत हो जाओ। पहला,
आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? चलो दूसरा बोलो। बस बाकी कोई रेशियो वगैरह नहीं मैटर करेगा कि न्यूट्रॉन का रेशियो प्रोटॉन के टर्म्स में क्या है, ये सारी चीजें भी तो मैटर करेंगी ना। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, तो तुम ज्यादा क्लियर पिक्चर समझ पाओगे कि तुम क्या बोले हो वर्सेस क्या आंसर होगा। जस्ट रुक जाओ, मेरे ख्याल से 2 दिन में आ जाएंगी वो चीजें जो तुम पूछ रहे हो। आगे देख लो, ई बाई एम की वैल्यू सेम नहीं होती आइसोटोप्स की। ठीक है ना, चार्ज बाई मास की जो वैल्यू होती है वो सेम नहीं होती है आइसोटोप्स की। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन वैसे भी होगा मेरे ख्याल से एक इसमें, वो मैं करवाऊंगा अभी तुम लोग को, वो देखना। चलो आइसोबार्स की क्या बोलते हैं, इनकी ना तो केमिकल प्रॉपर्टी ना ही फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ भी दोनों सेम नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि आइसोबार कैसे बन रहा है, दो अलग अलग एलिमेंट से बन रहा है। ठीक है ना, तो वो यहाँ पर ये चीज सही होती है। चलो आइसोबार का भी ई वाई एम क्या होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, चलो आइसोटोन्स के लिए ये याद रख लो कि A1 माइनस Z1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस Z2 के। ठीक है, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, चलो और आइसोडाइफर के लिए A1 माइनस 2Z1 इक्वल्स टू A2 माइनस 2Z2। और ये फॉर्मूला तब लगाना जब मान लो बड़े बड़े न्यूक्लियाई दिए हो जिनमें निकालने में दिक्कत हो रही हो, तो ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इस फॉर्मूले को इसको नोट कर लो, ये काम आएगा। इसको नोट कर लो, काम आएगा। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं कि फॉर्मूला बढ़ता जा रहा है। ठीक है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे पास ट्रिक है, निकाल तो लोगे तुम लोग, ऐसा नहीं कि निकाल नहीं पाओगे। चलो, तो यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, तो पहला सवाल, चलो स्टार्ट कर दो सब लोग, जल्दी कॉपी निकालो जल्दी, सब लोग एक कॉपी पे एक लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 स्टार होटल में खाना खाने नहीं आए हो कि मेहमान की सारे परिवार वाले एक ही प्लेट में खाओगे, अब अलग खाते हो ना। कोई बुराई नहीं बाबू, पैसा बचता है।
न्यूट्रॉन के मास को डबल कर रहे हैं। अब सुन लो इधर सब लोग, न्यूट्रॉन के मास को डबल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को हाफ कर रहे हैं। तो पहले बात जान लो, इलेक्ट्रॉन के मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ करो, 50 गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मास किसका घट रहा है? न्यूट्रॉन का। अच्छा, न्यूट्रॉन का डबल हो जा रहा है। ठीक है, पहले इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, कार्बन 6 है ना, तो इसमें प्रोटॉन जो है वो 6 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन जो है वो 6 है, तो न्यूट्रॉन का मास भी 6 मान लो। अब वो कितना हो जाएगा नया मास? 12 हो गया। ठीक, अब पूछा क्या है? इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल देन मास इलेक्ट्रॉन हाफ, देन फाइंड आउट द न्यू एटॉमिक मास। तो क्या होगा? पहले ये 6 मास कैसे निकालोगे? पहले मास क्या था? 6, और अब न्यूट्रॉन, नहीं, पहले मास 12 था ना, मतलब 6 प्रोटॉन का और 6 न्यूट्रॉन का। अब कितना हो गया? 6 प्लस 12 बराबर 18। 18 हो गया ना, तो न्यू मास इज 18। देन फाइंड आउट द न्यू एटॉमिक मास एंड परसेंट बाय विच इज इंक्रीज। कितने परसेंट से इंक्रीज हुए बताओ? 50% से इंक्रीज हुआ ना। ठीक, वो निकाल लोगे कैसे? हाँ, तो आ रहा था सही है, मैं कहा गलत तो मैंने बोला नहीं तुमको। मैं कहा रुको, मैं बताता हूँ। तो परसेंटेज भी निकाल लोगे? क्यों नहीं, ये इंक्रीज हो रहा है भाई। मास इंक्रीज हो गया, पर ये स्क्रीन इंक्रीज नहीं हो रहा है इसकी साइज। चलो दूसरा क्वेश्चन करो। क्यों बाबू? नहीं आया? ठीक, कोई बात। जैसे मास ऑफ, एक कोई बात नहीं, 1 मिनट, किसी के लिए आसान हो सकता है, किसी के लिए मुश्किल हो सकता है। नहीं आया, सब लोग पढ़ने आए हो, सब लोग सीख लो। ठीक है, कोई हो सकता है ऐसा किसी को बहुत मुश्किल क्वेश्चन आता हो और किसी को ना आता हो, कोई भी इंसान फंस सकता है, कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, आराम से सीखो। क्या है? हमको पहले देखना है कि मास बाबू किस पे डिपेंड करता है, बताओ। मास क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ोगे ना, उसके मासेस को, यही ना मिलेगा हमें। ठीक है, तो मास होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इनके मासेस को जोड़ दो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस को जोड़ दो। पहला केस ले लो। पहले केस में क्या दिया हुआ था? पहले केस में दिया हुआ था कि कार्बन 612 है, ये दिया हुआ है। अब इस केस में इसका मास कैसे निकालोगे? मास बाबू हो जाएगा, तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लो। प्रोटॉन कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 - 6 बराबर 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं भी करती तो भी ऊपर मास दिया हुआ है, वहां से भी हम समझ जाते कि दिया हुआ है, पर फिर भी और डिटेल में चलना है ना, तो हम समझ लेते। तो अब इसका मास क्या होगा? पहले केस में 6 + 6 यानी कि 12। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो गिवन भी हमारे पास। दूसरे केस में क्या बोलना है कि न्यूट्रॉन के मास को हमने डबल कर दिया है और इलेक्ट्रॉन के मास को हाफ कर दिया है। पहले इलेक्ट्रॉन कट गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मास में आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कट चुका है वैसे भी। तो इस केस में अब जो नया मास बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि अब 2 टाइम्स हो चुका है पहले से। ठीक है ना, तो इसको 2 मान लो, प्रीवियसली का 2 टाइम हो गया है। तो प्रोटॉन का मास अभी भी 6 है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, +2 × 6, क्या हो जाएगा ये? 6 + 12 यानी कि 18। कोई दिक्कत? एएमयू में नहीं पूछा है ना? क्या चीज? तुमको इससे तुमको आंसर मिल जाएगा, कोई उसके वहां तो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमको एटॉमिक लेवल पे नहीं ना पूछा है, कि पूछा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। क्या पूछा है? द मास ऑफ, नहीं ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एएमयू में चेंज कर लो, तुम्हारा मन हो तो क्या क्या फर्क पड़ेगा? सेम ही चीज आने वाली है ना। ग्राम में लिख रहे हैं, मान लो हम लोग ग्राम में मान लिया हमने इसको, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया। आंसर तो ये आएगा ना। या तो 4 ऑप्शन दिए हो तुमको, अगर उसमें एएमयू में पूछ रहा होगा तो 4 ऑप्शन दिया होगा ना, कि 10⁻⁻ इतना ग्राम या इतना ग्राम, तो फिर कर देना वैसे। नहीं तो ये हमारा आंसर सही है बिल्कुल, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैं अभी तुमको एक स्लाइड में अभी तुमको दिखा दूंगा। ठीक है, कि यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। चलो ये दूसरा क्वेश्चन करो, दूसरा करो।
सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शंस नहीं रहेंगे आपके सामने। प्राइस है कुछ नहीं, सिंस ऑप्शंस आर एब्सेंट सो प्राइस इज एब्सेंट। जल्दी करो, इसको टाइम मत वेस्ट करो। पहले केस में आ जाओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है x-2 में 16 है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें इस x को हम लोग 16 लिख सकते हैं, और 16 पावर 2 माइनस है, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है, x2 प्लस में, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सिंपली पहले समझ लो। तुमको देखना है कि मान लो इस चार्ज को हम मानते ही नहीं है, कोई चार्ज है इस पे, ठीक है। जब चार्ज नहीं होगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16 होंगे। चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन 16 होंगे, इस बात का ध्यान रखना। चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन 16 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, माइनस, ये कैसे ही बोला ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने आ जाएंगे, 14, ठीक है ना। कोई दिक्कत, क्या है, सर और पूरा एकदम झंडू बाम लगा रहे हो सर पे। ऐसा कुछ नहीं है। अगला देखो, एज्यूमिंग दैट एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इज 150 यूनिट्स, ठीक है ना। कार्बन 12 इज 150 यूनिट
from atomic table, then according to this assumption the weight of oxygen 16 will be। कौन क्यों बाहर निकल रहा है? स्नैप बन रहा है, स्नैप। इतना अच्छा अच्छा यहाँ पे वीडियो बन रहा है, वहां से स्नैप लो तुम। चलो आ जाओ। हाँ, कोई फोन बाहर नहीं निकालेगा, फोन सब लोग अंदर रखे ना। आ जाओ। एज्यूमिंग दैट एटॉमिक वेट, शांत रहो, अब ध्यान से देखो। अगर हम बात कर लें तो एटॉमिक वेट यहाँ पे कहने का मतलब है कि 12 की वैल्यू 150 के बराबर है। अगर ध्यान से देखो, यूनिटरी से सॉल्व करो तो 12 की वैल्यू 150 के बराबर है। तो हमें फाइंड आउट करना कि एक की वैल्यू कितनी होगी पहले। तो एक 1.25 सही में देखो, 1.5 नहीं होगी, ये बात श्योर है। क्या होगी वो निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम 16 को देखना चाहें तो 16 के लिए क्या होगा, 150/12 इंटू 16 कितना आ रहा है जी? चलो 200। तो 200 यूनिट, 200 यूनिट आया सबका, ठीक। हाँ? चुप रहो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करो। जल्दी से पांचवा क्वेश्चन करो सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है, कर दो।
चलो आ जाओ, पहले वाले देख लो। द एलिमेंट हैव थ्री आइसोटोप्स एंड देयर आइसोटोपिक वेट्स आर 11, 12, 13 यूनिट्स एंड देयर परसेंटेज ऑफ अकरेंस इन नेचर इज 85, 10, 5 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक वेट। तो कैसे निकलेगा? एवरेज एटॉमिक वेट पहले का कितना है? 85/100 इंटू 11 प्लस 10/100 इंटू 12 प्लस 13। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? 11.20 यूनिट। 11.2 वालों का भी सही है। ठीक है, हो गया ना? चलो अगला देखो। अगले में क्या पूछा है? एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इतना। तो देख लो, मैंने पहले ही बता दिया कोई भी चीज अपने आप में 100% है। ठीक है, यहाँ पे उसके दो आइसोटोप्स हैं। चलो हम इसका अबंडेंस एक्स मानते हैं और इसको क्या मानना पड़ेगा तब? 100 - x। तो अगर हम वापस यहाँ पुट करें तो देख सकते हैं कि 51.7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 इंटू 50 प्लस 100 - x अपॉन 100 इंटू 52। यही होगा ना? इसको सॉल्व करो। सॉल्व हो जाएगा सबसे कि सॉल्व कर दूं मैं? सॉल्व हो जाएगा ना सबसे, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा तो इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा? 15। ठीक है, तो यहां से 15% आ गया। 15% कौन सा है? ये है। और ये इसका, ठीक है ठीक है। 50 का पूछा तो 15 आ गया। इसका निकालना होगा तो 85 हो जाए। ठीक, चलो जिसको लिखना है लिख ले। दो और क्वेश्चन है, करो इसको। दो और क्वेश्चन हो सकते थे, ये रिपीट हो गए क्वेश्चन। चलो।
पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अपने होल्ड कर रहा है ड्यू टू दिस इंटरेक्शन, उसी पोटेंशियल की वजह से तो घूमेगा, फिर बाद में वही कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। जब एनर्जी एनर्जी कैन बी इंटरचेंज ना, तो उसको स्टैटिक होल्ड नहीं कर रहा, पर एक ये जो दूरी ये मेंटेन्ड है ना, कांस्टेंट दूरी इज मेंटेन्ड ना, उस हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत में? हाँ रेडियस है। चलो आगे बढ़े, चलो। तो अगला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अभी जब तुमको तुम्हारा मॉड्यूल मिलेगा ना, तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, मॉड्यूल मिलेगा ना अभी, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। क्लोजेस्ट अप्रोच, क्योंकि यहां तक की जो भी चीजें थी वो हम लोग कवर कर ले रहे हैं। ठीक है ना, तो मॉड्यूल है जिसके पास वो देख ले, मॉड्यूल में सारी चीजें मिल जाएंगी आप लोग को। चुप रहो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, चलो। रदर फोन, क्या फोन चला रहे हो बाबू? कौन सी ऐसी बात है जो नहीं हो पा रही है? हाँ? नहीं वो उसकी भी आदत होती है बहुत लोगों की, ऐसे ऐसे करके टाइप करते हैं। चलो आ जाओ। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर हम देखें तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। ठीक है ना, चलो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बस एक एटम लेंगे। यहां पर हमने एक एटम लिया, ठीक है। यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस यहां पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मान लो यहां से हमने एक अल्फा पार्टिकल को भेजा इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। इसकी जो वो थी मास थी वो क्या है, एम अल्फा, और जो वेलोसिटी क्या है, वी अल्फा। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत से। चलो, अब क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल का नेचर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये किस दूरी तक वापस आ सकता है अपनी वेलोसिटी को खत्म करते हुए, मतलब जैसे ये इसकी तरफ आएगा तो रिटार्ड करेगा ना, रिटार्ड करेगा, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, वहां पर क्या होगा, ये इसको रिपेल करने लगेगा। ठीक, तो वही सी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कितने करीब तक ये आ सकता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, चलो। अब कितने करीब तक आ सकता है, इस बात को अगर हमें निकालना हो तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लगेगा यहां पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो, पहले केस में आ जाओ। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी। ठीक है, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होने वाली है। तो अगर यहां पे लगाया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। अल्फा पार्टिकल है, कोई दिक्कत में? कोई दिक्कत नहीं है। जब ये इस पॉइंट पे आता है, लेट से इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, ठीक है। जब ये इस पॉइंट पे आता है, इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी, चलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे इसकी, के जेड ई, फिर क्या होगा, जेड ई तो इसका हो गया, इसका 2 ई ना, 2 ई अपॉन आर, आर स्क्वायर नहीं आर, अभी मैंने जस्ट बताया ना पिछले साइड पे आर होगा। ठीक है, हाँ यहाँ देख लो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, ये आर है यहाँ पर। ठीक है,
ये हो गया, कोई दिक्कत में, और प्लस 0। ठीक है, अब निकाल में यहां से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कौन सा है डिस्टेंस, यही होगा, इसको आर मान लो, यही आर है ना, इसको निकालो, कैसे निकालोगे, ये ऊपर जाएगा और ऐसे, पक्का ना। आओ इसको ऑन करो, आओ ऑन करो इसको। तो हमने 0 हटा दिया, अब इसको आर को इधर लाओ, इधर क्या हो जाएगा, के जेड 2 कर लो ई स्क्वायर अपॉन 2, और इधर कर लो 2 नीचे अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना, इसको और बाबू एक 2 यहां है, दूसरा 2 यहां है, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये 4 KZ E² अपॉन M अल्फा V अल्फा स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ समझ में नहीं आया ना बाबू, मतलब देख मैं बताता हूँ, वो मूवी देखा है, नहीं उसमें भी नहीं। जैसे मान लो तुम, मेरे पास कोई जादू शक्तियां आ गई, ठीक है, और तुम मुझ पे कुछ फेंके, क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, तुम मान लो कोई मुझ में जादुई शक्ति आ गई, ठीक है, और तुमने मुझे पता कुछ फेंका, और मैंने ऐसे करके उसको रोका, ठीक है, और वो उस जगह तक जहां पर आके मेरी शक्तियों का असर पूरा हो जाए और वो रुक जाए, वही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि वो कहां तक मेरे पास आ सकता है, कितने करीब तक आ सकता है एक अल्फा पार्टिकल, वो दैट इज द डिस्टेंस, वो यानी उस, सुन लो मेरी बात, वो जहां पे पार्टिकल आया है, वर्स जहां न्यूक्लियस है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कहां से आया है वो नहीं, ठीक है ना, कितना क्लोज वो आ सकता है, ठीक है ना। देखो अगर हम दोबारा देख लें, शांत हो जाओ, तो ये न्यूक्लियस था ना बाबू, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अब यहां से पार्टिकल ये जब चला, तो कुछ इसका मास था, कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक सोर्स हो गया, और ये यहां से चलता है, जब ये काइनेटिक एनर्जी का सोर्स चलता है, तो इसके इसके बीच में रिपल्शन होती है, वो रिपल्शन होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज, तो दोनों के बीच रिपल्शन होगी। अब ये जो एनर्जी है और ये जो रिपल्शन है, दोनों जहां पर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे, वहीं तक ये आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ये उसको काउंटर बैलेंस कर खत्म कर देगा, फिर ये रिपल्शन बढ़ जाएगा, और जब रिपल्शन बढ़ेगा तो ये उसके आगे आ नहीं पाएगा, तो वो जो पॉइंट आ रहा है इस न्यूक्लियस से, वो कितना दूर है, यही उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही है उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये बात ध्यान रखना, कहां से कहां तक आ रहा है वो नहीं, कितना दूर रह जा रहा है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है जो नीट में जो है मान लो 600 कट ऑफ गया है, और वो मान लो 580 पे रुक गया, कितने क्लोज थे यार, 20 नंबर से क्लोज थे, ये बोलेगा ना 20 नंबर से क्लोज थे, तो वही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना वो करीब तक आ पा रहा है, ठीक है, इसको नोट डाउन। हाँ सिर्फ अल्फा के लिए, अल्फा के लिए हमें देखना है बस, ठीक है, और किसी के लिए नहीं।
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर हैं, बट इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं न्यूक्लियस के अंदर रहता है? क्या दिक्कत? क्या चीज? एक दूसरे को, अच्छा पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करते रहेंगे। और कोई? तो हम श्रिंक ही पढ़ रहे होते हैं। हमको कोई ऐसा बोला है क्या कि एक्सपेंड करके पढ़ो? जो चीज जैसे हम वैसे पढ़ रहे होते हैं। हमको किताबें ऐसी दिखाई गई तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? उसको क्या दिक्कत हो रही है? जरूरी कोई बाहर रहे? ऐसा कहीं लिखा हुआ जरूरी कोई बाहर रहे एटम को बैलेंस करने के लिए? और कोई? ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा वैसे किसी का जवाब सही नहीं है। ठीक है, किसी का जवाब सही नहीं है। अभी जब हम लोग एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, वहां पर मैं इसका सवाल का जवाब दूंगा तुम लोग को, क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, क्यों बाहर है, क्यों बाहर है वो। ठीक है, तर्क ऐसे नहीं लगा सकते हो, कोई भी तर्क लगा दो। जैसे तुम मेरी बातें नहीं समझ रहे हो, हम तुम पढ़ लियो ना कि इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं, तो तुम स्पेस स्पेस चिल्ला रहे हो। नहीं पढ़े होते तो कभी स्पेस की बात ही नहीं आती, नहीं आती ना। तो तुम्हारे मन में वो क्यों आए? क्योंकि वो होता है। और अगर वो नहीं होता तो ऐसी बातें तुम सोच नहीं रहे होते। तो हम वही तो बोल रहे कि क्यों है। तो ये नया बात नहीं आ सकती ना वहां पर। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से नहीं होता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं पढ़ी हो तुम, मैं कैसे बता दूं? मैं पढ़ाऊंगा तब ना बताऊंगा। वही तो मैंने बोला कि 2 क्लास में वो आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। अभी जो मैंने अभी जो मैंने स्पीड ऑफ लाइट की बात कही है ना, ये भी वहां पे प्रूफ होगा क्यों नहीं हो रहा है, स्पीड की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला इस क्वेश्चन में भी तुम स्पीड निकाल के देखो, पहले स्पीड कितना आ रहा है। तुम्हारे पास सब कुछ मिल गया तुमको, स्पीड निकाल के देखो कितना आ रहा है। तुम्हारे पास खुद जवाब होगा क्यों नहीं हो सकता या क्यों हो सकता, समझ गए ना? हाँ। अच्छा अच्छा, मेरे बाबू वही बात तो मैं तुमसे। चलो अगला लिखो, सम पॉइंट्स अबाउट न्यूक्लियस। क्या छूट गया? बस यही मैंने बताया, बस यही मैंने बताया। ठीक है, कई जगह इसकी वैल्यू थोड़ी सी अलग भी दे सकती है, वहां बस के को ओपन कर देगा। ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो वो उससे मतलब घबराना नहीं है, सेम ही चीज है वहां पर। ठीक है, क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज वो परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ इज कांस्टेंट एक तरीके का। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना? ठीक, चलो आ जाओ, अगले लिखो सम पॉइंट्स अबाउट न्यूक्लियस। ठीक ठीक।
लिखो सम पॉइंट्स अबाउट द न्यूक्लियस। चलो, तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली बहुत छोटा है इन कंपेयर टू द होल एटम, ठीक है ना। तो अगर हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को माने, ये मान लो हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस माने और ये रेडियस ऑफ एटम माने, तो रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁸ अगर सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि इनका अगर रेशियो लो, देखो क्या है, आर ए अपॉन आर एन करो, आर ए कितना, 10⁻⁸ अपॉन 10⁻⁻13, तो यहां से तुम्हें मिलेगा 10⁵, यानी जो रेडियस ऑफ एटम है वो 10⁵ टाइम्स है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के, ठीक है ना। रेडियस ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये पहला केस हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, वॉल्यूम को, ठीक है ना। रेडियस हमको मिल गया, अब हम देखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम के बीच में क्या है रिलेशन, मैक्सिमम केसेस में होता है। मान लो 137 पिकोमीटर दिया है और 150 पिकोमीटर दिया है, कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, कितना बड़ा डिफरेंस हो गया बताओ। कोई डिफरेंस है ज्यादा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बस एक दो बहुत हो सकता है हल्का सा शिफ्ट हो, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो रही है। मान लो ऐसे मैंने बोल दिया ना 0.00000 ऐसे लगा दो, ठीक है। अब इसके बाद तुमने एक बार 13 लगाया, अब मान लो 135 आ गया, अब मान लो इसी की जगह 150 आ गया, 170 आ गया, तो ये कितना बड़ा चेंज हो रहा है। देखो रेडियस हम कहां से देखेंगे, न्यूक्लियस से लगाए आउटर मोस्ट शेल तक, अब सब में अलग अलग हो जाएगा। अरे बाबू वेरी करेगा, पर अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो यही हमारा आएगा, इसका रेशियो सेम रहने वाला है। जिस हिसाब से एटम बढ़ेगा उस हिसाब से न्यूक्लियस बड़ी होगी, रेशियो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, ठीक है। थोड़े बहुत स्लाइड चेंजेस हमेशा रहते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई फिक्स रिजिड नहीं है, पर यही मोस्ट केसेस में है। तो जो मोस्ट केसेस में वही हम पढ़ेंगे ना, ठीक है। समझ रहे हो ना बात, क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। अभी अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें, चलो, तो अगर हम एटम को हम क्या क्या कंसीडर करेंगे अभी हम लोग, स्फीयर। एटम को क्या कंसीडर करेंगे, स्फीयर, और न्यूक्लियस को स्फीयर, दोनों को स्फीयर कंसीडर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 πr n³ और 4/3 πr(a³, ठीक है ना। इसको करो, क्या मिलेगा तुम्हें, चलो दोनों का रेशियो लो, क्या आता है बताओ मुझे, डिवाइड कर दो, हो गया। न्यूक्लियस कितना है, न्यूक्लियस -8 है, न्यूक्लियस -13 था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻39 हो जाएगा अपॉन 10⁻24 -24, इसको करेंगे तो 10⁻15 आ जाएगा। यानी वॉल्यूम में क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ एटम होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। कोई दिक्कत इसमें, ये दोनों रेशियो में मिल गया, चलो। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देख लो एक और रिलेशन है कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाबू न्यूक्लियॉन्स के क्यूब रूट पे। जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियॉन्स के क्यूब रूट पे, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, हाँ, यानी न्यूक्लियॉन्स क्या हमारे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है ना। जब भी इतिहास गवाह है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया गया है तो एक कांस्टेंट को लाया गया है, तो यहां पे कांस्टेंट क्या आता है, R0 × a⁻⁴ चलो इसको नोट डाउन कर लो, कांस्टेंट है 1.1 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, -13 सेंट, हाँ मॉड्यूल में दिया है, देख लेना पेज नंबर।
1.1 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, यहां से लगाए 1.44 इंटू 10⁻⁻14 सेंटीमीटर तक। इसके बीच में आर नॉट की वैल्यू वेरी कर सकती है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? एक बात बस याद रख लेना, इससे पहले भी देख चुके हैं, सबके पास न्यूट्रॉन है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, वो भी हाइड्रोजन के एक आइसोटोप प्रोटियम को छोड़ के। ठीक है ना? बाकी सबके पास न्यूट्रॉन है। ठीक है ना? चलो। चलो आगे चला जा।
सेम काम करेंगे हम लोग 750 के साथ। तो देखो न्यू इंटू 750 इंटू 10⁻⁻9। फिर से ध्यान देना है कि हमें कन्वर्ट करना है ना इसको, ठीक है। इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। यहाँ पर यूनिट मीटर है, यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। यहाँ से लाओ, न्यू की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 750 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ रही है, 4.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है ना। तो रेंज क्या होगा, यहां से यहां तक। कोई दिक्कत, देखो 4 से 7.5 तक। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूनिट, फ्रीक्वेंसी यूनिट यानी कि हर्ट्ज जो दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें, सबको आ गया ना, पक्का। ठीक, चलो इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो, इसमें दिक्कत थी, इसको भी देख लो। मतलब किसी को भी दिक्कत हो तो पूछ ले, है दिक्कत। ठीक, और नहीं, वेव नंबर निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है येलो रेडिएशन का, जिसका वेवलेंथ इतना है। ठीक है, वेव नंबर कैसे निकालते हैं, वेव नंबर को न्यू बार से लिखते हैं 1/λ। लैम्डा कितना है, 5800 आंगस्ट्रॉम है। आंगस्ट्रॉम को क्या लिखते हैं बाबू, 10⁻⁻10 मीटर। तो 58 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, करो कितना आएगा आंसर, कितना आंसर आएगा, 1.724। देख लो 1.724 इंटू 10⁴ पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो तो हो जाएगा ना। ठीक है, पर सेंटीमीटर में। ठीक, दूसरा क्या पूछा था, दूसरा पूछा था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तुम्हारे पास देखो लैम्डा है, सी है, न्यू फाइंड आउट करना है, बस c/λ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ा जाए।